प्रभाव है, किस तरह सुन रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर अमित दुबे जी का। वो तो पीछे कीजिए, हाँ तभी निकल जा रहा है। यू कट का सब मुंह बराबर रहना चाहिए ना, पीछे वाला साइड में रहना चाहिए, वो निकल जा रहा है। पीछे कीजिए उसे हाथ से, हाँ ऐसे कीजिए, हाँ। परम श्रद्धेय और परम प्रिय मेरे गुरु प्रोफेसर गोपाल जी ठाकुर सर, अच्छा, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य शिक्षक और मेरे सामने उपस्थित वे शिक्षक जो वर्तमान में भारतीय परिदृश्य में इस सीतामढ़ी जिले के माध्यम से बिहार का और देश का कर्णधार बने हुए हैं, और बाईं हिस्से में बैठे मेरे वीर भावी शिक्षक जो आने वाले भविष्य में प्राथमिक स्तर पे हमारे देश के भावी नायक बनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ इतनी गहनता से सभी को सुन रहे हैं। देखिए, एक तो विषय ये है कि मैंने गौड़ जनजाति के लोगों के साथ रह के काम किया हुआ है, तो मैंने कैसे काम किया है मैं थोड़ा सा वो साझा करूँगा। दूसरा ये कि NEP 2020 चेंजिंग पैराडाइम ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या है, कैसे हुआ है, थोड़ा सा उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि सुबह से बैठे बैठे आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप यह जानते हैं कि बोलना आसान है, सुनना कठिन है। तो मैं सारी चीज़ों को जानते हुए अपने वक्तव्य को समेटने का प्रयास करूँगा। पहले तो ये कि टीचिंग, लर्निंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ गौंड ट्राइब, ये मेरी शोध का विषय रहा है। इस शोध कार्य को करने के लिए मैं गौंड जनजाति के लोगों के साथ 7 महीने प्रवास किया हूँ, रहा हूँ। ये गौंड जनजाति के जो लोग रहे हैं, ये वर्धा के नज़दीक नागपुर है, और नागपुर के नज़दीक एक वाघोली गांव है, उस गांव के लोग रहे, और उस गांव में मैं भी रहा प्रॉपर 7 महीने। जब भी कभी हमको किसी का असेसमेंट करना होता है तो सबसे पहला चरण होता है ओपन माइंड, क्योंकि आप अपने आप को जब भी क्वालिटेटिवली कोई डेटा एनालिसिस करना चाहते हो, डेटा को कलेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहला फोकस होता है कि अपने आप को ओपन रखो, ताकि अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त कर सको। जैसे ही आप अपने आप को उद्देश्यों में बांधना शुरू करोगे तो समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी समस्या ये होगी कि जो आपको सूचनाएं मिल रही हैं, संभवतः ऐसा हो कि वो सूचनाएं कृत्रिम हो जाए, बनावटी हो जाए। हम जब आकलन करते हैं तो आकलन में आमतौर पर मैंने देखा है कि अगर स्टैटिस्टिक्स का किसी ने यूज किया तो 2+4 का उन्होंने एक साथ करके 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज 3 आ गया, एवरेज निकाल लेते हैं। ये कुछ ऐसी कहानी है कि गंगा नदी में हम सभी को जाना है, और हमने नदी के किनारे गहराई देखी, नदी के बीच में गहराई देखी, नदी के अंत में गहराई देखी, सभी को समराइज करके उसका औसत निकाल दिया, और परिणाम में आया कि नदी की जो औसत गहराई है वो 10 फीट है, और कूद पड़े नदी में और डूब के मर गए। ये आमतौर पे गलतियाँ इसलिए होती है क्योंकि हम लोग स्टैटिक्स को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मानव जीवन के साथ पूर्णतः लागू कर दे रहे हैं। हमारे अपने दैनिक जीवन में सोशल साइंसेज में क्वालिटेटिव रिसर्च में विशेष तौर पे हमको यह अप्लाई करना पड़ेगा कि हम कैसे क्वालिटेटिव रिसर्च के माध्यम से सोशल साइंस के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे बेहतर से बेहतर खोल सकते हैं। और दिमाग को खोलने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने, लोगों से मिलने, लोगों से बातचीत करने, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आप उनकी संस्कृति की समझ को विकसित करते हैं अपने आप के अंदर। और ऐसे समाज जैसे हम आप जिस समाज से हैं, अगर हम आप किसी विशिष्ट समाज के बारे में नहीं जान पा रहे हैं तो वहाँ की सूचना यहाँ तक लाना और यहाँ की सूचना वहाँ तक पहुँचाने का एक माध्यम भी बनते हैं आप, एक कड़ी भी बनते हैं आप, इसलिए आपको और चेतन होना पड़ता है। खैर, जब भी कभी हम असेसमेंट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में तो सबसे पहले हम ओपन कोर्स डिसाइड करते हैं। मैं बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सामने बहुत से बच्चे बैठे हैं जिनके लिए ये ओपन कोर्स, सिलेक्टिव कोर्स, एजुकेशनल कोर्स, सिचुएशनल कोर्स बहुत सारे हैं। ये क्यों हुए, कैसे हुए, तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर एक मोटे तौर पे समझिए कि एक तरीके से हम कुछ कोर्स निर्धारित करते हैं, उस कोर्स के अनेक प्रकार हैं। हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, हम टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं। इन कोर्स के आधार पे हम एक कैटेगरी को जनरेट करते हैं, करने के बाद एक थीम को जनरेट करते हैं। और ये थीम कैसी होती है, जैसे ये यहाँ पे आपने देखा अभी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में आकलन और मूल्यांकन के बदलते आयाम। तो इस थीम, ये क्या है, एक थीम है।
जब कभी आप कोई गुणात्मक शोध करने जाते हो तो ऐसी 50 थीम आपको मिलती है, ऐसे 50 विषय आपको मिलते हैं वहाँ पे कार्य करते हैं, और उस 50 विषय तक पहुँचने के लिए आपको समय देना होता है, आपको काम करना पड़ता है। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो अभी भावी शिक्षक हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि ये प्योर क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्यों है, कैसे है, और फिर क्यों ही आ गए आप। पूरा सुने हैं सब कुछ। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि NEP 2020 में जो अभी आकलन की बात की गई है वहाँ पे परीक्षा जैसे शब्द से बचने के लिए कहा गया है। आए दिन लोग बड़े धड़ल्ले से एक शब्द बोलते हैं कि NEP 2020 में परीक्षा के लिए क्या कहा गया है, सीधे बोल देना कि कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं कहा गया। कहा गया किसके बारे में? आकलन के बारे में, असेसमेंट के बारे में। और ये आकलन कैसा होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। हिंदी में कहें तो निर्माणात्मक मूल्यांकन या आकलन, या रचनात्मक आकलन या मूल्यांकन। अब इसको देखें, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्योंकि हम आप जैसे कुछ बौद्धिक लोगों ने परीक्षा प्रणाली को बनाई, परीक्षा को संचालित करवाया, और परीक्षा को जब अगर कोई उत्तीर्ण होता है तो उसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन बांट दिए। अब अगर किसी का फर्स्ट डिवीजन आ गया तो उसमें भी हमने क्या किया कि रैंकिंग बांट दी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5। हम सभी शिक्षक क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहला सेंटेंस बोलते हैं कि हर एक विद्यार्थी दूसरे से भिन्न है, लेकिन परीक्षा का परिणाम आने के बाद वही शिक्षक दूसरे विद्यार्थियों के साथ तुलना करते समय यह भूल जाता है कि एक दूसरे से भिन्न है। जब भिन्न है तो तुलना कैसी, और अगर तुलना है तो भिन्न कैसा? लेकिन हम मनोविज्ञान के नियमों को ताड़ ताड़ करके आराम से कंपैरिजन करते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि कुछ लोग जो 60% के एबव पाए हुए हैं, हो सकता है तुक्का बैठ गया हो सकता है जिस शिक्षक ने कॉपी चेक की हो उस दिन उसका मूड ठीक रहा हो, उसने 62 नंबर दे दिए। आपका जब चेक कर रहा था तो सामने वाले से लड़ाई हो गई, आपको 58 मिल गए। अब पूरे समाज में आप अपने कॉलर को छिपाते घूमेंगे, और जिसके 62 नंबर आया वो इतना बड़ा कॉलर लेके घूमता है अपना। उसको लगता है कि ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो हूँ, इस भरे पूरे समाज में मेरे अलावा और कौन है। और होता क्या है, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहाँ पे हम ये दर्शाते हैं कि अगर आप प्रथम डिवीजन में पास हैं, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप सफल हैं, अन्यथा आप असफल हैं। जाने अनजाने हमने क्या किया, हमने सफलता और असफलता की परिभाषा गढ़ी, और इस असफलता की परिभाषा को गढ़ने के चक्कर में हमने उन बच्चों को जो थर्ड डिवीजन पास थे उनको तो समाज से अस्तित्वहीन मान लिया, और वे बच्चे जो गलती से फेल कर गए हैं हमने ये मान लिया कि ये धरती पे बोझ हैं। और सिर्फ माना नहीं, उनको ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बार बार चेताया, समझाया कि आप अगर इस परीक्षा में, इस 10वीं की तुच्छी सी परीक्षा में अगर आप फेल हो गए हैं तो आप इस धरती पे बोझ हैं। परिणाम क्या हुआ कि आप सब ने वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स जरूर कभी न कभी अपनी आंखों के आगे से गुजरती देखी होगी, जब आपने पाया होगा कि कक्षा 10 में फेल होने के बाद छात्र ने की खुदकुशी। ये उसके लिए नहीं, हमारे आपके लिए शर्म की बात। और ये शर्म की बात जब धीरे धीरे कुछ बौद्धिक चैतन्य लोगों के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि नहीं, परीक्षा में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। और परिवर्तन कैसे किया इन्होंने? कुछ समय बदला तो उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम को चालू किया। हालांकि होते होते 2007-8 की बात है। जब ये ग्रेडिंग सिस्टम आई तो इसमें अब ये कहा गया कि हम भैया नंबर नहीं देंगे, अब हम करेंगे ABCDE। अब जरा सोचिए कि जिस कंपैरिजन से बचने के लिए, जिस हीनता की भावना से बचने के लिए हमने ग्रेडिंग सिस्टम को रिमूव किया था, यहाँ पे आने के बाद समस्या क्या हुई कि वो बच्चे जो क्रेडिट कार्ड पाते थे कि A+, फिर B+, फिर B, फिर C+, फिर C, तो वो अपना क्रेडिट कार्ड लेके घूमने लगे। तुम्हारा कितना B आया, ओहो मेरा तो A+ आया हुआ है। जिस चीज से बचना तो वही यहाँ फिर होने लगा। ग्रेडिंग सिस्टम से काफी हद तक सुधार होने की उम्मीद थी जो नहीं हुई। अच्छा, इसी समय एक और नई चीज शुरू की गई कि क्यों ना बच्चों में हम कुछ सुधार करने की प्रक्रिया को मिलाएं। तो एक नया सिस्टम आया जिसको कहते हैं CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब इस प्रक्रिया के साथ एक चीज हुई कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं
उन्होंने इसको अपनाया, या जो सीबीएसई बोर्ड्स के स्कूल हैं उन्होंने इसको अपनाया। ये अच्छा चीज़ हुआ। दुर्भाग्य ये हुआ कि हमारे जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, उन लोगों ने इसको अपनाने से इनकार किया। दुर्भाग्य ये हुआ कि सीसीई कैसे होना चाहिए ये लोगों को सिखाया नहीं गया। मैं कोई 80 से 100 विद्यालयों के विजिट करने के बाद आपसे एक बात कह रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड में आपने जो सीसीई देखा है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट देखा है, वो गलत है। क्योंकि लोगों को पता नहीं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य विहीन असेसमेंट कैसा है? बेकार। काफी दिनों तक करने के बाद 2017-18 में ये जो सीसीई है, ये इवैल्यूएशन भी बंद किया गया। लेकिन इसमें एक चीज देखा गया कि इससे परिणाम अच्छे हो रहे हैं, बच्चों में सुधार हो रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के गठन के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि हम सीसीई के कॉन्सेप्ट को ही क्यों ना बड़ा करें। और जब सीसीई के कॉन्सेप्ट को बड़ा करने के लिए सोचा गया तो इनके दिमाग में एक बहुत नई चीज आई, जिसको कहते हैं आकलन या मूल्यांकन। और कैसा? निर्माणात्मक आकलन या मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पे हम असेसमेंट को बहुत सामान्य तरीके का देखें तो 3 प्रकार के: असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है और असेसमेंट एज लर्निंग है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और पिछले काफ़ी लंबे समय का मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं आपको 1964-66 तक लेके चलता हूँ, जब कोठारी की शिक्षा नीतियाँ आई थी। और उन्होंने जिस शिक्षा प्रणाली की बात की, बाद में उसी को कॉपी पेस्ट किया गया 1968 में, जो हमारे देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। फिर बाद में दूसरी 1986 में जब नई शिक्षा नीति आई। तो आप देखोगे ना तो चीज़ों में शब्दों के साथ खेल कर कुछ न कुछ करके या तो कॉन्सेप्ट को चुराया गया या तो शब्दों को चुराया गया। लेकिन इस व्यवस्था से बचने के लिए एक नई प्रथा को शुरू किया गया, जिसको कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। और इसका उद्देश्य सिर्फ का था कि अब तक जो मूल्यांकन होता था उसमें यह देखा जाता था कि आपने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए, या यूँ कहें कि कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। आपने कितने गलत प्रश्नों के उत्तर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दें चाहे मत दें, आपने सीखा चाहे नहीं सीखा। लेकिन असेसमेंट की वर्तमान जो NEP 2020 की व्यवस्था है और जो आज की थीम है, उसका उद्देश्य यही है कि असेसमेंट में बदलाव कैसे आया है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने किन प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आपने किन प्रश्नों के गलत जवाब दिए हैं। और मैं आपको वापस ले चलूँ, जो मैंने कहा था कि हम कोड्स जनरेट करते हैं, हम थीम बनाते हैं। तो यहाँ भी एक शिक्षक कोड बनाता है कि ऐसे कितने प्रश्न हैं जिसपे मैक्सिमम बच्चों ने गलत जवाब दिए। और फॉर्मेटिव असेसमेंट तब पूरा होता है जब आप अपने द्वारा एक सही आंसर बच्चों को लिख के दें, और जो प्रश्न ऐसा रहा हो जिसपे कि मैक्सिमम बच्चों ने गलत जवाब दिए हैं, उस प्रश्न के लिए वापस से आप रिमेडियल क्लास लें। आपने कॉपी दी, बच्चों ने आंसर दिए, आपने चेक किया, नंबर दिया, काम खत्म। ये पहले की व्यवस्था थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक नई शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया है, एक नई आकलन पद्धति को जन्म दिया है, जो कहाँ पे खत्म होती है कि जब बच्चे आंसर देंगे तो उनको पता होगा कि मुझे किस आंसर के लिए कितना नंबर मिला है। उनको ये पता होगा कि मेरा कौन सा आंसर गलत है। और शिक्षक का भी काम वहीं पर नहीं खत्म होगा। शिक्षक को भी यह अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा कि उसके पढ़ाने में कहाँ पे त्रुटि रह गई, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे किसी एक क्षेत्र में जाके रुक जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके वापस उनको एक रिमेडियल क्लास लेना होगा, वापस उनको पढ़ाना होगा, तब जाके ये असेसमेंट पूरा होगा। मेरे ख्याल से मेरा समय काफ़ी कम है और मुझे बहुत लंबा कुछ नहीं बोलना है। आप लोगों के साथ बात करने का मुझे अवसर मिला, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं मंच का धन्यवाद देता हूँ। आपने कम समय में खासकर इन बच्चों के लिए जो अभी प्री सर्विस टीचर्स हैं, इनका इन शब्दों से या जो आपने